नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले छोटी सी अपील जो हम रोज करते हैं। अपील इतनी सी है कि सत्यहिंदी.com को आपका समर्थन लगातार मिल रहा है ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करनी थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये समर्थन हमारा, आपका जो समर्थन है वो हमें बहुत मजबूती देता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी और सत्यहिंदी.com को ताकत भी सच कहने की, इसलिए हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। और अब आज का विषय शुरू करते हैं। सबको मालूम है कि भारत और चीन के बीच में तनाव काफी ज्यादा है। दोनों देशों के कमांडरों के बीच में बातचीत चल रही है, 11 घंटे की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद आज भी बातचीत संभव है, बातचीत हो सकती है, बातचीत हो रही है। इन बातचीत का क्या नतीजा निकलता है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक चीज जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, सवाल इस बात का यह है कि क्या भारत सरकार ने चीन के साथ इस संकट को सही तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश की है और क्या वो वाकई में समस्या को गहराई में जाके समझ पाए हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है जिसमें अभी तक वो बहुत कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या उन्होंने ठीक से इस क्राइसिस को हैंडल किया है या हैंडल नहीं किया है। इस तमाम मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देश के मशहूर पत्रकार प्रभु चावला, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और सरकार के अंदर उनसे बेहतर कोई जानकारी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में किसी के पास होगी और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से सरकार चीन के मसले को हैंडल कर रही है, क्या वो सही तरीका है? क्या वो लगता है आपको कि ये सही दिशा में काम हो रहा? तो जो सामरिक मामले होते हैं उसके अंदर पत्रकारों को राइट है पूछने का, पर सामरिक मामलों को कैसे डील करेंगे ये लगता है हमारे को आर्मी के ऊपर, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली वो देश के सेक्रीफाइस के लिए वहां पर पिट रहे हैं, मर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार ने कमांडो को अथॉरिटी कर दी है कि आप जैसा डील करेंगे वैसा ही ठीक रहेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये पहली बार काफी सालों के बाद हुआ है कि वहां के लोकल कमांडर को पूरी पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से जैसा उचित समझे वैसी कार्रवाई करें। और सवाल ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप रहा कि नहीं कहा। हैंडल का मतलब आप ये समझते हैं कि सरकार ने कम्युनिकेशन कराने में, लोगों के साथ वार्तालाप करने में या बताने में कोई कहीं कोताही की है। मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन गैप सरकार और जनता के बीच में जरूर रहा है, उसको ठीक करना चाहिए था। कि पहले कुछ मंत्रियों ने बोला, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला, उसके बाद सरकारी मिलिट्री की तरफ से कुछ नहीं बोला। मेरे को लगता है एसओपी जिसको हम कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए था, जिसके अंदर एक आधिकारिक व्यक्ति को या अथॉरिटी देनी चाहिए थी कि वो उसके ऊपर बातचीत करे और कोई नहीं करे। इसलिए ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपकी बात से इतना सहमत हूं कि कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा। सर, आप थोड़ा सा अपना सिर पीछे करें हल्का से, क्योंकि आपका सिर हल्का सा कट रहा है। जो बात आपने कही है उसी से मेरा जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका और देश में बड़े दिनों के बाद एक ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिनका देश के अंदर बहुत बड़ा जनाधार है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो कोई भी कठिन से कठिन समस्या हो वो उसका हल निकाल लेते हैं। क्या आपको लगता है कि चीन की समस्या को समझने में वो उनसे गड़बड़ी हुई, कहीं कोई गलती हुई? पहली बात, चीन आपके कई इलाकों में आके घुस गया, हमको उस बारे में जानकारी नहीं मिली, फिर हमने उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश की तो हमारे 20 जवान जो है वो हलाक हो गए, शहीद हो गए। सवाल यह है कि क्या मोदी जी इस समस्या को जितनी गहराई के साथ समझना चाहिए था, क्या उस समस्या को उतनी गहराई से समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब सवाल क्या, किस समस्या की हम बात कर रहे हैं? 20 साल के बाद पहली बार इतना बड़ा वहां पर कांड हुआ है जिसके अंदर हाथापाई हुई है। हथियार थे या नहीं थे, वे चलाई, इसके ऊपर डिस्कशन वही लोग जानेंगे जो कर थे कि समझने में कहाँ गलती है। सवाल ये है कि चाइना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल व्यक्तित्व है उसका, पर्सनैलिटी का। वहां पर जिस तरह से उन्होंने किया कि हम आना चाहते हैं, उनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हम सड़कें बना रहे हैं, उन सड़कों के ऊपर अगर आप कहें कि मोदी ये सड़कें बनाने की शुरू की वहां पर, तो इसके ऊपर सवाल दूसरा हो सकता है कि मोदी जी की पहली सरकार है जिन्होंने पिछले सालों के अंदर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी जो रोड का ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से हमारी जितनी पोस्ट बिखरी हुई थी, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बड़ी तेजी से बढ़ाई है। हर जगह से लद्दाख से लेकर के आप चलेंगे, अब एक्साइड चिन्ह है वहां पर। एक्साइड चिन्ह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चाइना को एक्साइड चिन्ह से है।
इसलिए जब हम लोग काम कर रहे हैं बॉर्डर के बिल्कुल लाइनों कंट्रोल के पास, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, उससे हो सकता है कि मोदी जी ने सोचा है कि उससे चाइना उस तरफ करा तो हम इस तरफ करेंगे, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तो मिसकैलकुलेशन, चाइना को ये चीजें पसंद नहीं है कि वहां पर एरिया है जिसको अपना क्लेम करते हैं, कि मोदी की हिम्मत कैसे पड़ी, किसी प्रधानमंत्री की 60 साल के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां पर सड़कें बनाए, इतनी मॉडर्न सड़कें बना दी, और वेदर सड़कें बना दी, एयरपोर्ट बना दिए वहां पर। आपको पता है हिंदुस्तान की एयरफोर्स ऐसी है जो 14-16,000 फुट पर वहां पर जहाज उतारती है। वर्ल्ड के अंदर कोई भी जहाज 16,000 फुट पे नहीं उतरता, हमारी एयरफोर्स वहां पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, इसके ऊपर उतारती है। तो चाइना को यह परेशानी थी कि हिंदुस्तान के लोग वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा कर रहे हैं, जिससे मूवमेंट की कैपेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की कैपेबिलिटी है, कि हिल डायरेक्शन उसमें टैंक्स को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर के अंदर टैंक्स को चलाना, पहाड़ों के अंदर जब तक सड़कें नहीं हो तब तक ठीक नहीं हो सकता। चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहता था, उसको लगता है कि हम थोड़ा घुस करके कर लेंगे, तो हो सकता है ये गलती हुई हो कि चाइना 20 साल से कुछ नहीं किया है, तब क्यों करेगा? 6 साल से सड़कें बन रही है। तो आप कहेंगे ये कैलकुलेशन गलत हो गई है कि चाइना इस तरह से आगे पीएलए बढ़ेगी, कि पीएलए क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री अथॉरिटी है ना, वो जो पॉलिटिकल एक्शन कर, ऑपरेशन तो है नहीं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आगे बढ़ेंगे और रोकेंगे हमारे लोगों को कि आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं, डिमोरलाइज करेंगे। उसमें कैलकुलेशन में कैसे होती है, उससे किसी की भी हो सकती है। आप भी मित्रता करते हैं लोगों से, जो उनसे कई बार मित्र आपको बीच में छुरा घोंप देते, तो उस तरह से लगता है वो चाइना ने बेट्रेल किया है हिंदुस्तान के साथ, उसको असेस करने के अंदर सही गलती हुई होगी, क्योंकि जो उनके एक्सपर्ट्स हैं जो ग्राउंड में डील करते हैं, उन्होंने पूरी इनपुट नहीं दिया होगा उनको। तो मोदी जी खुद तो जान नहीं। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि शी जिनपिंग से उनकी 18 मुलाकातें हुई हैं, और उसमें से 5 मुलाकातें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी मुलाकात हुई है, और वो चीन भी 5 बार वो चीन भी गए हैं इस दौरान। सवाल यह है कि जिन शी जिनपिंग पर क्या उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया, जिस तरीके से नेहरू ने चाओ एन लाई और माओ पे भरोसा किया, और एग्जैक्टली उसी तरीके की स्थिति हुई कि आप शी जिनपिंग को अपना दोस्त समझते हैं, आप उनसे अहमदाबाद में झूला झुला रहे हैं, आप उनको ममलापुरम में लेके जाते हैं, आप उनके पसंद का खाना खिलाने की बात करते हैं, आप उनसे हाथ जो वुहान में जाके मिलते हैं, और उसके बाद चीन इस तरीके की हरकत करता है। लगभग वही उसी तरीके की स्थिति है जैसे कि नेहरू के जमाने में थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद चीन ने जो है भारत में घुस के हमारी जो ऐसी तैसी कर दी। आपने जवाब खुद ही दे दिया कि नेहरू के साथ भी यही किया था, हमारे साथ कैसे नहीं करेंगे। तो उनका तो एक भाई डीएनए उसके अंदर, नेहरू जी ने सब कुछ दे दिया उनको, पंचशील दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद ये किया। आप कहते हैं मोदी जी उनको सब जगह ले गए, अच्छा खाना खिला के ले गए। आप ये क्यों बुझाते, जब मोदी जी वहां चाइना गए थे तो उनको दिन पर कहाँ ले गए थे? प्राइवेट रिजॉर्ट पे ले गए थे अपने, अच्छा सेवा की थी उन्होंने। तो दोनों ने बराबर थे, असलंटी की मिल करके अच्छा खाना खाएंगे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कैसे करते हैं। और मोदी जी चीज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे थे यहाँ पर, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, चाइना के काफी सेक्टर में पैसे लगे हुए हैं, और जाकर के चाइना के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट उनको लगता था कि इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। 20 साल के दौरान में चाइना ने कोई भी उल्लंघन नहीं किया, तो ऐसी उम्मीद कोई भी कर सकता, डिप्लोमेटिक लोग कर सकते थे, असेस कर सकते थे, वहां जो हमारे खुफिया लोग थे वो असेस कर सकते थे। वो नहीं हुआ। तो ये कहना कि मोदी ने खाना खिलाया, 18 बार मिले, उससे बढ़िया खाना तो हमने वहां भी खिलाया। कल्चरल प्रोग्राम चाइना में मोदी के ऑनर में हुए थे, शायद उसके बारे में आपने देखा नहीं है, अगर आपको वीडियो प्ले करें तो मैं भेज दूंगा आपके, से उन्होंने डांस वहां दिखाए थे। जी जी। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा था, डिप्लोमेटिक हॉस्पिटैलिटी जिसको कहते हैं, उसके अंदर कंपटीशन दोनों में चल रहा था। अगर मोदी चेन्नई में जाकर के उसको समुद्र के किनारे बैठाते हैं या गुजरात में झूला खिलाते हैं, उससे ज्यादा बढ़ करके वहां पर दी ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया था। तो पर यह जरूर है कि चाइना ने धोखा दिया है, उसके ऊपर विश्वास करना। जब नेहरू जी के साथ कर सकते हैं तो मोदी जी तो बहुत पॉपुलर लीडर अब है, नेहरू जी के बाद, इंदिरा जी के बाद, अटल जी के बाद आप देखेंगे इनकी पॉपुलरिटी ज्यादा है। चाइना को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार बनना शुरू हुआ है। मोदी जी डिप्लोमेसी में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं मानता हूँ, इसलिए उनकी असेसमेंट में गलत हो सकता है, परंतु मोदी जी के सामने जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने देख लिया, हम लोगों ने बड़े उनके ऊपर शक किए कि वहां पाकिस्तान उन्होंने जाके कैंप तोड़े नहीं तोड़े, आज तक कई लोगों ने कहा दिखाते रहे, ये हुआ नहीं हुआ, अल्टीमेटली तो वही सच माना जा रहा है ना। बट लेकिन सर अभी थोड़े वल्नरेबल नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक दूसरे तरीके, मतलब पाकिस्तान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिश, चाइना बिल्कुल अलग है। आप पाकिस्तान की तरीके से चाइना से डील नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में घुस के आप मार सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, या आप चीन के साथ नहीं कर सकते। उसकी इकोनॉमी, जैसे ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि आप हमसे
ये उम्मीद मत करिए कि हम 1962 वाले अर्थव्यवस्था हैं। आज हम आपसे 5 गुना ज्यादा बड़े हैं। हमारी जो सामरिक क्षमता है, जो मिलिट्री क्षमता है, वो 3 गुना ज्यादा बड़ी है। और वो ये धमकी खुलेआम दे रहा है कि अभी तो हमने निहत्थे आपको निपटाया है, अगर हथियारों के साथ आएंगे तो वो भी कर लेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या भारत को ज्यादा सजग नहीं रहना चाहिए था? ये इंटेलिजेंस की फेलियर है, डिप्लोमेसी की फेलियर है, या क्या है? सवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे 20 मारे, हमने उनके 40 भी मारे हैं ना। ये बात भी सच है। उनका सीओ भी मरा है, वो तो क्या आर्गुमेंट करेंगे सच है नहीं है, मैं इस विषय में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आर्मी की जो प्लेन्स हैं, वो आर्मी के ऊपर छोड़ देने चाहिए। सवाल ये है कि वो रात के 3 बजे या शाम के 7 बजे जितने बजे आ गए, वहां मोदी जी तब तो ये था 24 घंटे मॉनिटर करने से कौन आ गया वहां पर, ना उस तरफ से होता है। उनकी स्ट्रेटजी है, वो सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं उनको, आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात के ऊपर चर्चा करना कि आ गए, इससे पहले मोदी जी को पता था, इसके बारे में थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि आप उम्मीद करें कि मोदी जी को पता था, टेलीग्राम आई थी, टेलीफोन आया हुआ था कि आ रहे हैं हम, क्या करें। ये एक हो गया। मेरे को क्या लगता है कि चाइना को बड़ी तकलीफ इस बात से है कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। लद्दाख उनके लिए प्रॉब्लम, पहले वहां पर सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके वहां पर डीसी होते थे, उनके लिंग्विस्ट ऑफिसर होते थे। तो मेरे को लगता है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी कि अमित शाह के कंट्रोल में डायरेक्ट हो जाना और वहां पर हर तरह की इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, और साइड चेन वहां पर है, ले वहां पर सब कुछ है। तो उससे जो हमने चेंज किया ढांचा वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको देख करके पाकिस्तान को कुछ कर नहीं सकता। वहां तो अपनी लड़ाई उनकी लड़ रही है, इकोनॉमिक लड़ाई, वहां कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के बिहाफ पर ये एक उनकी तरफ से प्रॉक्सी वार हमारे ऊपर चढ़ा रखा है उन्होंने। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, पेंडेमिक, चाइना ने सारे वर्ल्ड को तो पेंडेमिक दिया, हमारे को गोलाबारी भी दे दी, साथ में डबल अटैक कर दिया हमारे ऊपर। चाइना को लगता था कि इंडिया जो है एशिया सेंचुरी का पार्ट बनने वाला है। एक बार याद है कि पहले जापान में गए थे और चाइना में भी गए थे, तब ये हुआ था कि क्योंकि आप जापान देखिए, रेट ऑफ ग्रोथ काफी हाई है, आप वियतनाम को देख लीजिए, आप इंडोनेशिया को देख लीजिए, और साउथ कोरिया को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए। चाइना इज पार्ट ऑफ एशिया। अब चाइना चाहता है कि एशिया में सब लोगों को तंग करके मैं चाइना की इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बिना गुजारा इस वर्ल्ड के अंदर कई जगह नहीं हो सकता। तो जब ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू किए, ट्रंप ने सबसे ज्यादा शुरू किया कि चाइना के खिलाफ, चाइना ने गद्दारी वहां भी की है, वहां इनके एजेंट वहां जाकर के जो अखबारों में छपा बातें कर रहे हैं। तो इसलिए चाइना को लगता है कि किसी ना किसी से डिस्टेबलाइज करके, उनकी तो पोलिटिकल इकोनॉमी है, पोलिटिकल पार्टी कंट्रोल है, सरकार और पार्टी में कोई फर्क नहीं है, तो वहां क्या कर सकते हैं, जो भी करते हैं। तो चाइना को इंडिया से प्रॉब्लम है, चाइना को लेबर से प्रॉब्लम है। चाइना की दोस्ती है किसके साथ? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। पहले वो इकोनॉमिक, अब पहले करते थे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने की बात करते थे, अब वो कैपिटल एक्सपेंशन की बात भी करते हैं कि सारे वर्ल्ड के अंदर 200 देशों के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ बांट रखा है, खैरात बांट रखी है, उसको खरीदते हैं लोगों को। तो इंडिया में भी खरीदने की वो चालू, क्योंकि इंडिया के अंदर भी काफी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस जब को उनको लगा कि मोदी जी ये सब तोड़ने के चक्कर में, कि मोदी जी का चला कि मेड इन इंडिया जो नारा लगाया, मैं उसके साथ भी जुड़ना चाहता हूँ कि अब सेल्फ रिलायंट इंडिया होगा, बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करें। तो इसलिए चाइना के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़े करना, डाइवर्ट करना, ये भी है इंटरनल प्रॉब्लम ही हो रही है मोदी को। वहां पर लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पाए पेंडेमिक को ठीक तरीके से, इकोनॉमिक ग्रोथ उनका 5% से नीचे आ गया है। तो वहां से डाइवर्ट करने के लिए, जैसे पाकिस्तान में होता है, डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो चाइना की अपनी कंपल्शन भी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की डाइवर्शन करके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने लद्दाख का जिक्र किया शुरुआत में जब आप इस सवाल के जवाब दे रहे थे। क्या लद्दाख को या धारा 370 को कुछ दूसरे तरीके से नहीं हैंडल किया जा सकता था? क्योंकि कई लोग, जो ग्लोबल टाइम्स के आज से एक हफ्ते पहले जो कॉपी आई है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर धारा 370 और लद्दाख का जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि ये चीन और पाकिस्तान दोनों की सॉवरेनिटी को चैलेंज, एक तरीके से चुनौती दी गई है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इसको अलग तरीके से नहीं हैंडल किया जा सकता? या जब हम इसको हैंडल कर रहे थे, जब हम धारा 370 हटाने के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का ध्यान नहीं दिया कि चीन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? अच्छा, तो ये तो प्रॉब्लम एक है कि पार्टी एक मैनिफेस्टो इशू करती है कि हम 370 हटाएंगे। 1952 से लेकर के आज तक श्यामा मुखर्जी ने लेकर के 370 और 35 हम हटाएंगे, ये उनका मैनिफेस्टो है। जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस कई चीजें इंप्लीमेंट करती है, हम सो-कॉल्ड सेक्युलरिज्म लाएंगे, हम किताबों को चेंज कर देंगे, राणा प्रताप को कुछ और कहना शुरू कर देंगे, ये सब वो करते हैं ना। तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होते नहीं। राजस्थान की सरकार राणा प्रताप को बोल दिया, उसको समझ बुझ भी नहीं थी कुछ, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करते। राणा प्रताप को थी, वो दूसरे आएंगे कि नहीं, उनको समझ बुझ थी। तो जब मैनिफेस्टो में डिक्लेयर्ड है, चोरी से कोई काम नहीं किया उन्होंने,
मैनिफेस्टो में डिक्लेयर है जब भी हमारी पार्टी मेजोरिटी में आएगी हम 370 धारा खत्म करेंगे। पार्लियामेंट के माध्यम से खत्म हुआ है, मेजोरिटी से खत्म हुआ है, ये उनका अधिकार है। तो आप उसके ऊपर कैसे डिप्लोमेसी पर असर होता है? जो रूलिंग पार्टी है उनको पता है डिप्लोमेसी का देश की अखंडता को बचाना, जो कहते हैं हमारी अखंडता प्रभुता, जो भी लोग सब्जेक्ट करते हैं, इसके ऊपर तो हम लोगों को कोई राइट नहीं है। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है गलत है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, पर हाउ कैन यू प्रिवेंट elected party which has come on their manifesto which promises that we will abolish CWP if they are honoring their manifesto? आप कहते हैं मैनिफेस्टो में लिखा पूरा नहीं करते। हम एक जर्नलिस्ट लिखते हैं इतनी सारी चीज लिखे थे मैनिफेस्टो, तो लिखने के लिए तो भूल जाते हैं, देवी लाल कहने कर रहा था कुछ और था। तो यू कांट हैव बोथ वे। उनके पास राइट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन है थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आइदर यू बिलीव इन डेमोक्रेसी और यू बिलीव इन सेलेक्टेड डेमोक्रेसी। मेरा सवाल थोड़ा अलग था। मेरा सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई देश की धारा 370 तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से कह रहे हैं, कभी उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, और इस बात बिल्कुल सच्ची बात आपने कही कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। मेरा सवाल यह है कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर ये पास कर रहे थे या धारा 370 हटाने के बारे में सरकार सोच रही थी, क्या उसने ये सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि चीन का भी इसमें एक एंगल हो सकता है और उसकी वजह से भारत और चीन के रिश्तों में दिक्कत पैदा हो सकती है? नहीं, क्यों सोचे? सवाल ये है कि इस हिसाब से 370 के हिसाब से पाकिस्तान को सरेंडर करते हैं कि हमें पीओके भी दे देना चाहिए, उसकी डिप्लोमेसी क्या होगा? मेरा काम तो पीओके लेके रहेंगे अभी आप। अब हो सकता है 2024 से पहले जाकर अटैक करके पीओके कब्जा करने आता है, हो सकता है मोदी जी, ये तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ देश के अंदर। सवाल ये है कि आप डिप्लोमेसी से जोड़े या नहीं जोड़े। अब चाइना ने क्या किया, 13 घंटे 14 घंटे रात को मीटिंग चली, वो वापस चले गए हैं, अब गए हैं नहीं गए हैं हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। अल्टीमेटली 2-3 महीने बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी। पर ये सरकार क्या करनी चाहिए? हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं, उनके 40 हुए हैं, ऐसा कहना ये झगड़ा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। जो ट्रस्ट चाइना के ऊपर किया वो नहीं करना चाहिए था। आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु कि क्या सोच के क्या करना चाहिए? अगर ये करेंगे चाइना हमारे को अटैक नहीं करेगा तो हम वहां पर बैठे एक्साइटेड दे दें उनको, वो भी दे दें, सबको दे दें, ये नहीं हो सकता। ये इसलिए ये है कि मुद्दा ये है कि चाइना डिपेंडेबल है कि नहीं। मेरा मानना ये है कि चाइना जब नेहरू को धोखा दे सकता है, उसकी बात कोई कर नहीं रहा कि कितने लाखों मील आकर हजारों मील दे दिया गया, उसके बाद उसकी चर्चा अभी नहीं हुई। यहाँ 2 मील या 40 मील 50 मील गया या नहीं गया, उसके बाद भी पता भी नहीं किसी को। वो तो पता है कि गया, हार के आ गए हम। नेहरू ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, उसके ऊपर आज तक चर्चा नहीं हो रही। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, वहां से नहीं हुई अभी तक। देखिए, नेहरू ने तो 1962 में किया, वो मेरी पैदाइश के पहले उन्होंने किया, और उसके बारे में आज भी चर्चा हो रही है, यानी 50 साल बाद भी उसके ऊपर चर्चा हो रही है। उसके लिए नेहरू को कंडेम किया जाता है और नेहरू उससे बच नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी उससे बच नहीं सकती। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि नेहरू की जिंदगी का सबसे बड़ा अगर गलत फैसला उन्होंने किया था तो वो चीन के संदर्भ में उन्होंने फैसला किया। देश ने कभी उनको उसके लिए माफ भी नहीं किया। मेरा दूसरा सवाल ये कि जो एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनते हैं और वो बहुत मजबूत अपने आप को साबित करते हैं, इतिहास से सबक हमारे पास है कि चीन पे आप भरोसा मत करिए। क्या उन नरेंद्र मोदी से चीन को समझने में या धारा 370 को हैंडल करने में गड़बड़ी हुई कि गड़बड़ी नहीं हुई? बेसिक सवाल ये। नेहरू पर तो चर्चा हो रही है, मैं कह रहा हूं आज जो स्थिति पैदा हो रही, क्या उसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा? मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त जब हुआ तो वीके कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, जनरल बीएम कौल को इस्तीफा देना पड़ा, जनरल थापर को इस्तीफा देना पड़ा। आज की तारीख में क्या कुछ लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस्तीफा देने कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा कि हमारी सेना में घुसा है, हमारी सीमा में घुसा है, नहीं घुसा है? अरे सीबी की बात करते मनमोहन जी को 10 बार इस्तीफा देना चाहिए था। हाँ। कितनी बार घुसे थे मतलब वो राजनीति खत्म हो गई अब करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जाते, पहले जमाने में देते थे बड़े को। अब पेंडेमिक हो रहा है, इसके लिए कौन इस्तीफा दे? सारे चाइना वाले भी इस्तीफा दे दे, ट्रम्प भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि आज पेंडेमिक हो गया तो इसको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये कि छोटी सी घटना वहां पर हुई है, मैंने पहले भी किया आपको, मोदी को सीधा लेके जा रहे हैं। देश के अंदर डिफेंस मिनिस्टर है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वहां पर आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनको वहां पर जो हुआ उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप पे कैसे आ जाते सीधे कर। मैंने कहा कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, परंतु वहां पर घुस गए अंदर। वहां पर आर्मी वाले क्या कर रहे थे? आर्मी वालों को पहले वहां पर कौन डिफेंस करने वाला है? रात के अगर 7 बजे अटैक हुआ, क्या मोदी जी ने उनको कहा कि मत वेट करिए, मेरी इंस्ट्रक्शन क्या? तो ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन उठता है कि प्रधानमंत्री एक बॉर्डर के ऊपर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ,
300 इंकर्शन हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, चाइना के बीच में पिछले 3 सालों के अंदर। हर बात पे इस्तीफा होना चाहिए। 300 बार इस्तीफा हो जाता मोदी जी का अब तक तो, या उससे पहले मनमोहन सिंह के 500 बार इस्तीफा हो जाता। आई थिंक दिस इज लिटिल एग्जैजरेशन, बट बेसिक पॉइंट यू मस्ट से हाउ टू डील विद चाइना। चाइना इज नॉट ए डिपेंडेबल पर्सन। चाइना धोखेबाज है। चाइना को अपना एक्सपेंशन एजेंडा है कि मेरी ज्योग्राफी, मेरा क्या है कि हर चीज पे कब्जा करो, साउथ चाइना सी भी हमारा है, ये भी हमारा है। उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की कोशिश की है, करते रहेंगे। उसके ऊपर हमारे को उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनसे आप कहते हैं 67 के अंदर हमने जवाब उनको दिया था, बाद में उसके बाद 86 में दोबारा जवाब दिया था। कई बार हम जीत चुके हैं। सवाल ये है कि जब रात की लड़ाई होगी तो उसमें हम पहलवान है, मारेंगे उनको। अब मेरा आपसे आखिरी 2 सवाल है। ये जो राहुल गांधी रोज एक ट्वीट कर दे रहे हैं और उसके बाद सरकार जवाब देती है और सरकार की तरफ से लोग उनके ऊपर कूद पड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? पॉलिटिकल लीडर है, उसका इंटरवेंशन होना चाहिए। उसको राइट है बोलने का, उनको रूलिंग पार्टी को जवाब देने का। ये तो आजकल चल क्या रहा है लड़ाई, आजकल पॉलिटिकल लेवल पे तो नीचे तो नहीं हो रही, वर्कर तो किसी के एक्टिव नहीं है। आप ट्विटर पकड़ लीजिए, फेसबुक पकड़ लीजिए, उसके ऊपर देते रहिए, कोई लिखता कोई है, बोलता कुछ चलता रहता है। एक एंटरटेनमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, दोनों तरफ से वाली चीज आ रही है। बट लोग तो ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं, बीजेपी के लोग, कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त देश के साथ नहीं, वो चीन की भाषा बोल रहे हैं या वो सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। बीजेपी और राहुल गांधी इन दोनों में, या बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी परिवार ही सब कुछ हिंदुस्तान की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में, और राहुल गांधी और इनको लगता है कि मोदी जी जब तक है इनको नहीं। ये तो व्यक्तिगत क्लैश है कि बीजेपी वाले अभी भी गांधी नेहरू परिवार के नाम से बाहर से निकले नहीं। ये उनकी इतनी बड़ी मैंडेट मिलने के बाद भी उनको राहुल गांधी में चैलेंज लगता है अभी भी। ये राहुल गांधी के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। जैसे जितना अमेरिका ने भाई अब्यूज मी बट डोंट इग्नोर मी, तो ये बात है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको राइट है कहने का। किस भाषा में कह रहे हैं, किस भाषा में उनका जवाब मिल रहा है, ये जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है वो इतना नीचा उतर गया है दोनों तरफ से कि उसके ऊपर मैं तक उसके ऊपर ज्यादा कमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। वो जो लैंग्वेज यूज की जाए, हमारे जमाने में जन पत्रकार थे, कोई कुछ होता था उसके। इस बात तो ये कि मैंने एक गाली है तो दूसरे को 2 गाली देनी है, तो इसको आप लेकर के सीरियसली लेंगे तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट या कांग्रेस वुड बी प्रेसिडेंट, क्योंकि इस्तीफा देके चले गए, उसमें लीडरशिप की कितनी क्वालिटी है हम सब जानते हैं। पर सवाल ये कि अगर वो कुछ बोलते हैं और पार्टी प्रेसिडेंट उधर से उसी भाषा में बात करता है या कोई और करता है, मेरे को लगता है कि लोग आजकल क्वेश्चन का जवाब नहीं देते दोनों तरफ। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ या राहुल गांधी क्वेश्चन करता है तो उसे जवाब नहीं था, उधर क्वेश्चन पूछे थे दोबारा। हर सवाल का जवाब सवाल है, जवाब नहीं है। अब उधर भी यही है, बीजेपी कुछ बोलती है, इधर कांग्रेस वाले क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो नैरेटिव इन इंडिया इज मोर कन्फ्रंटेशनिस्ट, इट इज नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट की आगे मिलकर के कुछ फंडामेंटल कंसेंसस बनाए जो पहले जमाने में होता था। तो कंसेंसस ब्रेक हो गया है, पर्सनालिटी क्लैशेस हो गई हैं। बीजेपी को लगता है जब तक गांधी परिवार है तब तक उनको खतरा है। मैं इस बात को नहीं मानता। उनको लगता है कि गांधी परिवार को डिमोलिश करने से ही ऑपोजिशन खत्म होगी, वो उतनी गंदा होती चली जा रही है। अगर राहुल जी पॉपुलर हैं, घर में इनका नाम है, उसके लिए बीजेपी ज्यादा जिम्मेवार है, बाकी लोग जिम्मेवार नहीं। बीजेपी लोगों ने तो हरा दिया उनको, पर बीजेपी ने उनका नाम बार बार लेकर के उनको ज्यादा पॉपुलर कर मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई इतने बेबाक तरीके से इस पूरी समस्या को या इस बातचीत को रखता, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है कि मैं जब टीवी चैनल पे जाता हूं तो लोग कहते हैं भारत की समस्या क्या है, राहुल गांधी। अगर सेना पर अटैक क्यों हुआ, राहुल गांधी। कोविड क्यों हुआ, राहुल गांधी। तो ये जो एक नया नैरेटिव आ गया, मुझे लगता है ये देश के लिए उतनी अच्छी बात नहीं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन एक दिन मैं जरूर इस पे बातचीत करूंगा जहां पे आपने बातचीत खत्म की। आपने कहा कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को सबसे बड़ा खतरा मानती है। और बात बता रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस को भी ये लगता है कि मोदी सब समस्या का जड़ है। वो भी एक उनको भी उनसे फोबिया हो गया, मोदी फोबिया। मोदी जीत के आते हैं, उनको ये पच नहीं रहा कि आदमी जो है बाहर का हिंदुस्तान के ऊपर राज की वर्धन कैसे कर सकता है, जो कई अच्छे स्कूल में नहीं गया, अच्छे परिवार में नहीं गया, ऑर्डिनरी आदमी देश का प्रधानमंत्री क्यों बन सकता है। एलिटिस्ट नेहरूवियन थॉट उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करने, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।